हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोगों ने एनसीईआरटी 11th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। और इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.4 जो सेट थ्योरी की है, उसमें उसका डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस के प्रॉब्लम्स हैं और उसी की थ्योरी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने 1 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। अभी हम उसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका सोल्यूशन आपको देते हैं। और ओके, आप देखते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को और लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 by 1। मतलब एक एक प्रॉब्लम बहुत बारीकी से सीखेंगे। आप इनको एनालाइज करना, इनको आप पूरी तरीके से एक पीस प्लेस पे बैठ के आप पूरी तरीके से आप देखिए। डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट ऑन मी। ठीक है, मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी, आप करने योग्य बन जाओगे। आपको कहीं किसी कोचिंग या किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक एक प्रॉब्लम, एक एक चीज को बारीकी से देखिए। आप माइंड को थोड़ा शांत करके चीजों को आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिख रखा है अभी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 की हैं प्रॉब्लम्स, ये हम टोटली एनसीईआरटी 11th क्लास मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं इन एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा सकते हैं, उससे आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपके पास नहीं है, इवन दो, तो पीडीएफ फॉर्मेट में तो अवेलेबल ही होता है कहीं ना कहीं, तो उसको फॉलो कर। अदरवाइज अगर नहीं है तो बिल्कुल लेक्चर्स को ही आप एक नोटबुक में आप लिखते जाइए, आप उनको समझते जाइए। हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक चीज करा रहे हैं, आपको अपने आप फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगी। ओके, तो आइए सीखते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कहती है। रबड़ है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि if this a x such that x is a natural number, is a natural number, है ना, ये एक नेचुरल नंबर है तुम्हारे पास। इट मीन्स ये जो सेट है, कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और बी है, हम इधर लिख दे रहे हैं, दिस इज योर बी। बी जो है तुम्हारे पास x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। इवन नंबर्स के बारे में जानते हैं, और सारे इवन नंबर नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट बी। ओके, एंड सी इज डिफाइंड लाइक दिस। सी सेट कैसे बोला गया है, सी क्या है, दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, है ना। जितने ऑड नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन जो है तुम्हारे पास डी सेट है। ओके, एंड जो तुम्हारे सॉरी सी सेट है, और डी जो गिवन है, दिस इज योर डी सेट विच इज रिप्रेजेंटेड एट एक्स, एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, है ना। एक्स जो है वो प्राइम नंबर्स, मतलब जो है डी जो है प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है। दिस इज कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वी कैन जस्ट इन्होंने कहा कि फाइंड, वी हैव टू फाइंड। ओके, क्या फाइंड करना है। पहला तो हमारे पास इन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इनको एलिमेंट्स लिखना चाहें इनके, तो यू कैन जस्ट राइट लाइक एलिमेंट्स ऑफ दिस इज अ नेचुरल नंबर। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स रहेंगे। और अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज 2 4 6 8
10 एंड सो, इस तरीके से इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम इसको लिखना चाहें, दिस इज योर ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 3, 5, 7, 9 एंड दिस इज योर ऑड नेचुरल नंबर। और अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, दिस इज योर प्राइम नंबर्स का सेट, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, क्या होगा 11 एंड 13 एंड सो। तो दीज आर योर प्राइम नंबर्स का सेट। तो ये हमारे पास डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिस्टिंग कर दिया नंबर, थोड़ा आसान होगा आपको देखने में। और नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको देखना है ए और बी को जो इंटरसेक्शन है, अगर हम ए की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट इज इंटरसेक्शन विद बी एंड बी इज योर 2, 4, 6, 8। तो एक चीज और भी क्लियर है कि जो हमारे पास ये इवन नेचुरल नंबर का सेट होता है, दैट इज योर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी और टेक्निक देखें, you have just implies that this is B is the subset of A and this C is also the subset of A because odd numbers, odd natural numbers is again in sub मतलब natural number तो होती ही, तो C is also subset of A and again you can see this D is also subset of A. Okay, तो D मतलब प्राइम नंबर्स वो पॉजिटिव होती हैं प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास जो डी है वो भी नेचुरल नंबर्स के अंदर सारी आए। तो दिख रहा है कि सारी के सारी नेचुरल नंबर्स के ही सबसेट्स हैं। तो यू कैन जस्ट रहे, और यहाँ पर ए को एज ए सुपर सेट आप ले सकते हो कि वो सब सारे सेट्स का एक सुपर सेट है ना। सुपर सेट का डेफिनेशन ही यही था कि अगर कुछ हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं और उस सेट के अंदर एक सेट ऐसा है जो सबको कंटेन्ड किए हुए है, सबको सबका सुपर सेट है, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है और सुपर सेट भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ ए, sorry, B the subset of A and C is also subset of A and D is also a subset of A। तो हमने इंटरसेक्शन के लिए एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम एक सेट और उसके सबसेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कौन आता है, छोटा वाला सेट आता है। छोटा वाला मतलब जो सबसेट होता है। और देख भी सकते हो कि जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो वो एलिमेंट्स वही कॉमन होंगे ना जो जिस छोटे वाले सेट के अंदर होंगे, जो सबसेट के अंदर है। तो अगर हम यहाँ का इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, यही सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, है ना। तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो दिस इज ऐसे आप कर सकते हो देख के, है ना। या फिर ऐसे कर सकते हो, सिंस दिस बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज योर ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। ऑब्वियस सी बात है ना। इसके बारे में पढ़ चुके हैं और चीजों को सीख चुके हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर में इन्होंने क्या पूछा है, दैट इज दे आस्किंग अबाउट ए इंटरसेक्शन सी। तो यू कैन जस्ट आल्सो राइट ए सी, सिंस सी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। सी जो है ए का सबसेट है, यू कैन जस्ट राइट दिस इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू सी। या फिर अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। तो सी ए मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन विद सी, सी मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, यू गॉट दिस इज योर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और ये तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू सी बिकॉज इट गेट्स अगेंस्ट सी। ओके, तो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ आया होगा चीजें कैसे हम कर रहे हैं, है ना। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट, मतलब कैसे ऑपरेशंस लग रहे हैं, कैसे हम इनको कर रहे हैं। और एक बार प्रैक्टिस में चीजें आ गई तो फटाफट होगी, फटाफट मतलब फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो प्रैक्टिस करो, आप इनको साथ में हमारे नोट डाउन करते रहो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखते रहो, ठीक है। क्योंकि आप पेन कॉपी अगर खर्चा नहीं करते हैं तो मैथमेटिक्स कम आती है,
ठीक है, थिंकिंग है। अब विजुअलाइजेशन से भी मैथमेटिक्स आती है कि हम देखते हैं बहुत सारे, हम लेक्चर्स देखते होंगे जिसमें बहुत इंटरेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप एक चीज जरूर देखते होंगे कि वो इंटरेक्टिव वे हमारे पास क्षणिक रहता है। मान लो हमने कोई चीज या कोई वीडियो या कोई चीज ऐसी देखी जो बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला था इंसान, और उसने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमें समझ में आ गई। बट व्हेन आई नॉट गॉट प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस नहीं किया और वी फॉरगेट द थिंग्स, ऑब्वियसली यू विल, एक समय आएगा क्योंकि बहुत और भी सारी चीजें, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि किसी ने अगर मुझे बाइक चलाना सिखाया और उसने सिखाया, उसने चला के बताया कि ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, और ऐसे हमने ये क्लच लेते हैं, ऐसे ब्रेक लेते हैं, और जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो हमें किस तरीके से उन्हें हैंडल करना होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत बारीकी से बहुत चीजों से सिखा दिया। बट मैंने कभी बाइक, मान लो हमने कोई कभी पकड़ा ही नहीं बाइक का हैंडल, या कभी भी हमने चीजों को प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो जब हमारे पास चलाने का समय आएगा तो हम नहीं चला पाएंगे। तो वैसे ही मैथमेटिक्स भी होती है। तो आप चीजों को सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीजों को प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी तो और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इफ यू लर्न फ्रॉम हियर देन मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊंगा यहाँ पर। बाकी ऑफलाइन तो मैं सिखाता ही हूँ, बहुत सिखाता हूँ, बहुत से लोगों को मैं गाइड करता हूँ, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी डेवलप किए हैं और इसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचूँ। तो आप और बच्चों तक भी आप शेयर करें इन चीज़ों को, और होपफुली अच्छा सीखेंगे हम लोग। तो ये चीज है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पेन कॉपी जरूर खर्चा कीजिए, आप बिल्कुल भी मोबाइल को कान में लगा के या फिर आप केवल लेक्चर्स को विजिट ही ना कीजिए, उनको आप अपनी उसमें लाइए, अपनी क्रियाकलाप में लाइए, ऑटोमेटिकली आपको चीजें आने लगेंगी और आप बेहतर मैथमेटिक्स लर्नर बनेंगे। ओके, थैंक यू। तो आइए थर्ड प्रॉब्लम पे देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? दैट इज योर ए intersection D. Okay, A intersection D. So obviously you can just I'm writing D here since D is your subset of A. Okay, मैं ज्यादा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, सिंपली लिख दूंगा। और नेक्स्ट इज योर B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C, देखिए B इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, इवन नंबर का सेट है। sorry, it's not representing B, मैं प्राइम नंबर्स लिख दी। B इवन नंबर का सेट है, इट मींस 2 है, 4 है ना। B जो सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, 6 है, 8 है, एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन भी C है, ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ना। तो ऑड में हमारे पास है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑड जो ऑड है वो इवन नहीं होती, जो इवन है वो ऑड नहीं होती। तो इसका जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, दैट इज योर एम्प्टी सेट। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल फाइंड द कॉमन एलिमेंट, है ना, हमें कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना होगा। बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा, बी इज योर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और डी क्या था? प्राइम नंबर्स का कलेक्शन था। डी वॉज पर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो हम एक चीज देख रहे हैं कि 2 इज अ इवन नंबर, ठीक है, दैट इज आल्सो प्राइम, ठीक है। तो और इवन नंबर में है तो इसका हमारे पास दोनों में क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी? दैट विल बी गॉट द इंटरसेक्शन इज 2 बिकॉज 2 इज इन बोथ। अब उसके बाद कोई ऐसी इवन नंबर नहीं होगी जो प्राइम हो, सारी की सारी अगर प्राइम है भी तो वो ऑड ही होंगी। तो 2 को छोड़कर सारी जो अदर हमारे पास प्राइम नंबर्स होती हैं दैट इज ऑड। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही है जो इवन नंबर से कोरिलेट करता है। तो दिस इज बी विद इंटरसेक्शन डी विल बी 2। ओके, आ गया समझ में? समझ में तो आ रहा है, लाइक करते रहो, है ना, कहना पड़ता है, अगर अच्छा लगता है तो वैसे भी लाइक करते लोग, है ना। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इज आपके पास जो है इवन जो है आपके पास नंबर्स हैं। तो दिस इज योर 1 है, 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी
C is your odd natural number का collective, तो 1 3 5 7 and so this one, or intersection with your prime number that is equal to 2 3 5 7 11 and so on. तो हम एक चीज देखेंगे कि 2 तो हमारे पास कॉमन नहीं है और ना ही 1 कॉमन है, बट 3 5 7 है ना 11, तो जितने प्राइम्स होंगे अदर देन 2 दैट विल बी आल्सो ऑड, ठीक है, तो वो सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा तुमको, दैट विल बी, हमको मिलेगा यहाँ पर 3 5 7 11 13, तो जितने भी हमारे पास ऑड प्राइम्स है वो सारी की सारी कॉमन हो जाएंगी और दैट विल बी योर इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। सी इंटरसेक्शन डी की बात भी समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। आई डन दिस, है ना, और आप ऐसे चीजों को कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following pairs of sets are disjoint or disjoint। तो आपको ये बताना है कि कौन से पेयर डिसजॉइंट है ना। तो डिसजॉइंट कब होते हैं, जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें और फाई आ जाए, एक एम्प्टी सेट आ जाए, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, उनको हम डिसजॉइंट। तो इसमें दो पेयर्स दिए हुए, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज योर 1 2 3 4, ओके, दिस इज योर, एंड जो है तुम्हारे पास x such that x is a natural number, is a natural number and this is x lies between 6 and 4, है ना, and also equal to 6 and 4। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम कह दें दिस इज योर, इसको अगर हम ए डिनोट कर दें और दिस इज योर बी, तो यहाँ पर बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो खैर रोस्टर फॉर्म में दिया है 1 2 3 4, ओके, बट x इज अ नेचुरल नंबर एंड व्हिच इज बिटवीन 4 and 6 एंड आल्सो 4 and 6, ठीक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 and 6, ये 3 हमारे पास नंबर्स आएंगी या डिजिट्स आएंगी, 4 5 6, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आएंगी, तो बी सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में 4 5 6 हो गया और ए तुम्हारे पास 1 2 3 4 दिया हुआ। अब इनका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। वी कैन फाइंड फर्स्ट इंटरसेक्शन और देखते हैं क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो 1 2 3 4, दिस इज 1, टेकिंग द इंटरसेक्शन विद 4 5 6। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास, 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो यू कैन जस्ट गेट इज 4, और विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं है। तो एम्प्टी सेट नहीं है तो इसका मतलब ये पेयर डिसजॉइंट नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट गिवन पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो पहला जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, उसमें ये बताना था कि which of the following pairs are disjoint, तो अभी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, सेकंड नंबर प्रॉब्लम। सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, एक सेट है दैट इज योर ए ई आई ओ यू, ओके, एंड दूसरा है योर सी डी ई एंड एफ। फिर से अगर हम इसको ए कह दे रहे हैं, इसको हम बी कह दे रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज सी, ओके, ठीक। तो what you got from here, you just calculating a intersection b and you are just saying this is the a e I o u, okay, so taking the intersection with your c d e and f। तो हम देख रहे हैं
कि जो हमारे पास वॉवेल्स हैं जैसे ए ई आई ओ यू, और इसमें हमारे पास सी डी ई एफ, तो यहाँ पर ई जो है दैट इज योर कॉमन इन बोथ, है ना, दोनों में हमारे पास ई कॉमन है, तो फिर से हमको एक सिंगलटन सेट मिल जाएगा और ई विल बी देयर, तो विच इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के अगर इक्वल नहीं है तो यू कैन जस्ट से दिस गिवन पेयर ऑफ this given pair is not disjoint, है ना, तो you can just write here given pair is not disjoint. ओके, तो ये भी हमारे पास एज आंसर नहीं होगा क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, हमें तो वो बताना है जो डिसजॉइंट है, तो भी थर्ड है उसको भी देख लेते हैं जरा। थर्ड नंबर 1 2 3 थर्ड, तो here the x such that x is an even integer, and you can just see this is your x such that x is an odd integer. ओके, अभी इसको हम करके आए हैं और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि दिस इज योर इवन इंटीजर, अगर हम जस्ट राइटिंग हियर दिस इज इक्वल टू a, अगर हम इसको a कह दें, हम जस्ट राइटिंग दिस से a, और इसको हमने कहा कि b, ठीक है, तो हमारे पास जो a है अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इवन इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो यू नो दैट ऑल द इंटीजर्स विच आर इवन, और वहां पर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर हम और भी हम चीजों को जैसे कि हमारे पास -4 -2 0 2 4 दीज आर इवन, यू कैन जस्ट राइट हियर बिकॉज this is divisible by 2, है ना, the numbers, the integers which is divisible by 2 are called even integers, and b set is what, this is an odd integer, so you can just say -3 -1 and 1 2 1 3 and so on, so these are your odd integers which are not divisible by 2. तो अब देखिए जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा, जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास 5 ही आएगा, देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट, बिकॉज अगर कोई इवन इंटीजर है तो वो ऑड इंटीजर नहीं होता, जो ऑड इंटीजर है वो इवन इंटीजर नहीं होता, ठीक है, तो जीरो इज ऑब्वियसली योर इवन इंटीजर बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाय 2, ओके, तो दिस इज योर 5, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज द गिवन पेयर इज डिसजॉइंट, पेयर इज डिसजॉइंट ऑब्वियसली, है ना, डिसजॉइंट, तो दिस इज, तो अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स चेक करना है या फिर बताना है कि दो सेट्स डिसजॉइंट है कि नहीं, तो उनका आपका इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आता है तो वो दोनों के दोनों सेट वो पेयर डिसजॉइंट होता है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, या कह सकते हो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ओके, तो दिस इज द योर क्वेश्चन नंबर 8, ओके, आई होप समझ आई होंगी चीजें, और अगर समझ आती है तो आप शेयरिंग करते रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो चीज़ों को, ताकि और बच्चे जब, क्योंकि जब रिव्यूज होते हैं तो लोग उनको देखते हैं, उनसे समझते हैं और फिर वो फॉलो करते हैं चीज़ों को, है ना, जब तक आप कहते नहीं, जब तक आप हमारे तक पहुंचोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता होगा कि अनूप सर कैसे है ना, तो वी हैव टू, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ जस्ट राइटिंग हियर, इफ इस ये टोटली डिफरेंस पे बेसिस है, a इज जस्ट इक्वल टू 3 6 9 12 और 15 18 21, ओके, दूसरा हमारे पास b है दैट इज इक्वल टू योर 4 8 12 16 एंड 20, ठीक है, और जो C है दैट इज इक्वल टू C सेट है 2 है 4 है 6 है 8 10 12 14 एंड 16, इवन नेचुरल नंबर अप टू 16, ओके, D की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 मल्टीपल ऑफ 5 till 20, okay, then you have to find, they are asking some questions,
सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है a माइनस बी। इस डिफरेंस को समझिएगा, इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए और हमने डिफरेंस को भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंस कैसे होता है। तो ए की वह एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर जनरली हम इसको लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं बट बी के अंदर नहीं है, ठीक है, उनका जो कलेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम लिखे तो हम देखें ए क्या है तुम्हारे पास, यू कैन जस्ट राइट हियर ए, तो दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ पर a माइनस बी लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एज व्हाट, दिस इज और 3 6 9 12 15 18 and 21, this is your multiple of 3 up to 21, 3 6 9 12 15 18 and 21 minus b, b is what, 4 है 8 है 12 है 16 है और 20 है। तो अब हमें जब हमें लिखना है तो हमें करना क्या होगा, हमें 3 से स्टार्ट करना है। मुझे ए के सारे एलिमेंट्स जो है उनसे देखना है। जैसे मान लो हमने 3 को लिया, हमें देखना है क्या 3 इसके अंदर है बी के अंदर, नो 3 इज नॉट देयर, तो इसका मतलब 3 इसका मेंबर हो जाएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू ए बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन बी, है ना। फिर 6 की बात करेंगे, 6 हमारे पास ए के अंदर है और 6 हमारे पास बी के अंदर नहीं है, तो 6 भी हमारा मेंबर हो जाएगा। ओके, 9 की हम बात करेंगे, 9 ए के अंदर है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन बी, हम देख सकते हैं 4 8 12 16 20 है बट यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 भी मेंबर हो जाएगा। तो हम डिफिनीशन को देख लो, x बिलोंग्स टू ए बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वो ए का मेंबर है बट बी का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास डिफरेंस में आता है, ए माइनस बी में आता है। अच्छा, अब आते हैं 12 की, तो 12 हमारे पास ए के अंदर है और 12 हमारा बी के अंदर भी है, तो अब 12 हमारा मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या ये कह सकते हो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ऐसे कह सकते हो सोचने के लिए, बट बाय द डेफिनेशन इफ इट इज अ मेंबर ऑफ ए और वो मेंबर ऑफ बी का भी है तो वो हमारे पास ए माइनस बी का मेंबर नहीं होगा। तो 12 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या कह सकते घट गया या फिर कट गया, कैंसिल हो गया, तो हम उसको एज अ मेंबर नहीं लेंगे, तो 12 इसका मेंबर नहीं होगा। फिर 15 पे आते हैं, 15 इसमें है हमारे पास ए के अंदर बट इट इज नॉट इन प्रेजेंट इन बी, तो इसका मतलब 15 इसका मेंबर हो जाएगा। अच्छा, 18 की बात करें, 18 भी है हमारे पास, 18 जो है मेंबर हो जाएगा क्योंकि 18 हमारे पास बी के अंदर नहीं है। इसी तरीके से 21 जो है हमारे पास ए के अंदर है बट इट इज नॉट इन बी, तो 21 भी मेंबर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा कि क्या डेफिनेशन है डिफरेंस की और कैसे हम उसे करते हैं। तो जो मेंबर ए के अंदर है और वो बी के अंदर भी है तो उसे कैंसिल कर देना है ए में से और सारे बचे हुए मेंबर्स हमें लिख लेने हैं, वो हमें वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी में कितना प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, हमें से कोई लेना देना नहीं, हमें बस ये देखना है कि जो फर्स्ट जिससे हम डिफरेंस कर रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा सेट है उसके मेंबर्स है बट वो बी में नहीं है, तो उनका कलेक्शन हमारा पास जो होता है वो ए माइनस बी, या कह सकते हो डिफरेंस सेट कहलाता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है। ठीक, चलिए और एग्जांपल करते हैं। तो दूसरा हम करते हैं, ये तो आंसर हो गया, समझ आ गया होगा क्लियरली। अब अपने आप से करिए नेक्स्ट वाला इन्होंने कहा ए माइनस सी करना है आपको, ए माइनस सी। ए का मतलब है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी जो हुआ, सी इज योर 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ओके, तो दिस इज योर सी। तो अब देखिएगा कि ए की कौन से मेंबर, जैसे 3 है तो 3 हमारे पास उसके अंदर नहीं है, सी के अंदर नहीं है। 3 है, 6 है, 6 यहाँ पर है तो वी कैन नॉट राइट है। 9 है, 9 वहां पर नहीं है। 12 है, 12 वहां पर हमारा प्रेजेंट है तो नहीं आएगा। 15 आ जाएगा और 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो
दूसरे सी वाले सेट में नहीं थे, ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं थे। दिस इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए माइनस डी। ए माइनस डी, तो जस्ट राइटिंग, यू जस्ट राइट द थिंग्स, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ इनको कॉपी पे एक एक प्रॉब्लम को आप लिखिए साथ साथ में, तो आपको बहुत अच्छी मैथमेटिक्स बिल्डअप होगी आपके अंदर। ओके, तो कुछ ठीक है, तो दिस इज योर 3, 6 क्या है, 3 ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18 है 21। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, बी को, डी को सॉरी, और डी क्या है तुम्हारे पास 5, 10, 15 है 20। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से, देखिए 3 आ जाएगा क्योंकि 3 है नहीं तुम्हारे पास डी के अंदर, 6 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा, बट 15 है, 15 से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 18 बचेगा और 21 बचेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि हम उन एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, या कह सकते हो कॉमन एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो दिस इज योर डिफरेंस अप टू सेट्स। और फिर हमारे पास जो है सी माइनस ए, सिर्फ 4th नंबर में बी माइनस ए, दे आर आस्किंग अबाउट बी माइनस ए। तो b is what, b is your, I'm just writing here 4, 8, 12, 16, this is multiple of 4, this is multiple of 4, ये है तुम्हारे पास b, this is 4, 8, 12, 16, 20, okay, these are multiple of, तो b minus a हमने किया, minus this is a, तो obviously you know that 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, तो दिस इज योर। अब देखिएगा जैसे 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है, वी विल गेट 4 है, 8 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 में से हम 12 सब, क्योंकि 12 दोनों में प्रेजेंट है तो नहीं आएगा, 16 से 16 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है तो 16 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा, तो दिस इज योर बी माइनस ए। एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर हमने a माइनस बी कहीं कैलकुलेट किया था, ये माइनस बी, दिस इज योर 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, और यहाँ पर जो b माइनस ए क्या है 4, 8, 16 एंड 20। तो एक चीज क्लियर है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना, a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है ना, डिफरेंस इट नीड नॉट टू बी इक्वल, बट यूनियन कम्यूटेटिव होता था, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन हम कम्यूटेटिव होता था, बट डिफरेंस कम्यूट नहीं करता है। Okay, so what is the fifth one? Fifth one is asking about c minus a. So just write here c. C is what? This is your 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16, और इसमें से हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a जो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है और 21 है। तो अब जब ट्रैक करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 में से, मतलब 2 यहाँ पर है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ए, सी में है बट, तो ये 2 आ जाएगा मेंबर, 4 है सी में बट इट इज नॉट इन ए, तो 4 आ जाएगा, 6 है सी में, 6 है तुम्हारे पास ए में तो नहीं आएगा 6, 8 में है इसमें तो 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग 12 नहीं आएगा तो 12 माइनस 12 हो जाएगा, फिर 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर हो रही होगी डिफरेंस कैसे करते हैं, और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इन्होंने d माइनस ए, ठीक है, तो d इज व्हाट, d वाज द मल्टीपल ऑफ 5 टिल 20, तो 5, 10, 15 and 20, so this is your d minus we can just say a is your 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21। ओके, समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो अब देखिएगा 5 इसमें है बट इट इज नॉट इन ए, तो ये 5 हो जाएगा, 10 डी के अंदर है बट वो ए के अंदर नहीं है तो 10 आ जाएगा,
15 हमारे पास डी के अंदर है, बट आल्सो इट इज इन ए के अंदर भी है, तो यहाँ पर 15 नहीं आएगा और ये 20 आ जाएगा। ओके, तो क्लियर हो रही होंगी बातें, मुझे लगता है क्लियर हो रही होगी। और मैं अगर अगर आपको चीजें समझ आ रही तो आप चीजें कमेंट बोल देंगे कि हाँ आई गॉट द थिंग्स, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो सर्व कर रहा हूँ वो चीजें पहुंच रही बच्चों तक। बी माइनस सी अगर हम बात करें तो बी क्या है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू, आप हमारे साथ साथ में करिए और हमसे पहले करिए इवन दो, तो आपको और आसान रहेगा। 4 8 12 16 एंड 20, दिस इज योर बी। और इसमें से हम सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सी तुम्हारे पास है 2 4 6 8 10 12 एंड 14 16। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं 4 यहाँ पर है बी के अंदर और 4 सी के अंदर भी है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। 8 है हमारे पास यहाँ पर भी 8 है, नहीं आएगा। 12 है यहाँ पर, 12 यहाँ पर नहीं आएगा। 16 है यहाँ पर बी के अंदर और 16 तुम्हारे पास सी के अंदर भी है, तो वो भी नहीं आएगा। तो यू कैन सी ओनली दिस 20 इज हेयर बट इज नॉट इन सी, तो 20 केवल एज अ एलिमेंट आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखना यह है कि वो एलिमेंट फर्स्ट जो सेट में है बट वो बी में ना हो, बस वही उसका मेंबर हो जाएगा। अगर वो बी में निकल आता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा या उसको हम एज अ डिफरेंट सेट का मेंबर नहीं लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया बी माइनस सी। अब हम आते हैं 8th नंबर प्रॉब्लम पे, 8th पार्ट पे, दैट इज इक्वल टू बी माइनस डी। तो बी मीन्स इज 4 8 12 16 and 20. Okay, this is a multiple of 4 4 8 12 16 and 20 up to 20 और माइनस का d, d जो है मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज 5 10 15 and 20। तो यू कैन जस्ट सी हियर कि अब हम b माइनस डी करें तो 4 है यहाँ पर बट इट इज नॉट इन हियर, तो 4 का मेंबर हो जाएगा। 8 है, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट 20 नहीं होगा। क्यों? 20 माइनस 20 दोनों में प्रेजेंट है। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया है डिफरेंस, अब तो समझ आने ही लगी चीजें। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 9th पार्ट, ये कहता है सी माइनस बी, व्हाट विल बी द सी। तो सी तुम्हारे पास क्या था, दैट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, दिस इज योर सी। बी यहाँ पर हमारे पास क्या था, दिस इज योर 4 8 12 16 और 20। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 है हमारे पास, यहाँ पर 2 सी में है बट इट इज नॉट इन बी, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 सी में है और इसमें भी है तो नहीं आएगा। 6 आ जाएगा, 8 में से 8 चला जाएगा, 10 12 नहीं आएगा और 14 आ जाएगा बट 16 नहीं आएगा। बस यही हमारे पास है। एक चीज ध्यान देना, जो हमारे पास सेकेंड वाला सेट है, जैसे कि यहाँ पर बी, तो बी के अंदर कितने और एलिमेंट्स हो हमें उसे कोई लेना देना नहीं होता, हमें अपने डिफिनीशन से लेना देना होता है और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट इज योर एक्स मीन्स 10th पार्ट, दिस योर डी माइनस बी। तो डी इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 5 10 15 20, दिस इज योर डी। और बी जो है तुम्हारे पास दैट इज इक्वल्स टू 4 8 12 16 एंड 20। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 10 10 इसमें से देखिए 5 हमारे पास डी के अंदर है बट इट इज नॉट इन बी, तो इसका मतलब 5 मेंबर हो गया। 10 जो है तुम्हारे पास डी के अंदर है बट वो बी के अंदर नहीं है, तो 10 आ जाएगा। 15 आ जाएगा बट 20 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 20 हमारे पास डी के अंदर है और बी के अंदर भी है, तो 20 माइनस 20 है ना, जो हमारे पास डी के अंदर हो बी के अंदर नहीं होना चाहिए, दैट इज योर डिफिनीशन। तो डिफरेंस समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज योर 11th पार्ट, या 12 पार्ट इज हियर, सी माइनस डी। तो सी इज व्हाट, सी इज योर you know that this is your 2 4 6 8 10 12 14 and 16।
तो दीज आर, और डी सी और डी जो है आपका दिस मल्टीपल और 5 5 10 15 एंड 20। तो अब देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर जो 5 के मल्टीपल हो गए उनको नहीं रखना है बस, क्योंकि वो तो प्रेजेंट हो जाएंगे उसी के अंदर। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 4 6 8 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 हमारे पास सी में भी है और डी के अंदर भी। 12, या ऐसे समझ सकते हो कि 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 और 14 एंड 16। तो ये सारे के सारे और अदर मेंबर्स आ जाएंगे, तो मैंने केवल 10 नहीं है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास you can just write here. Next is your 12th part. Okay, D minus C. Okay, so D is what? D is your 5 10 15 20. This is your D minus your C. C हमारे पास जो है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये है हमारे पास डी। ओके, तो अगर हम इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते, सपोज दैट मान लो अब ये देखो 5 यहाँ पर है डी के अंदर बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन सी, तो 5 मेंबर हो जाएगा। 10 है हमारे पास डी के अंदर बट 10 हमारे पास सी के अंदर भी है, तो 10 नहीं आएगा। 15 को हम देख लेते हैं, 15 हमारे पास डी में है बट सी में नहीं है, तो 15 आ जाएगा। और 20 जो है तुम्हारे पास डी के अंदर है बट इट इज नॉट इन सी, तो 28। बस इतने ही। अब हमारे अंदर जो सी के अंदर कितने भी मेंबर्स पड़े उनमें से कोई लेना देना नहीं होता, दैट इज नॉट इन डेफिनेशन। ओके, तो ये हमारे पास ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा लेंदी था, सब पार्ट्स जो है 12 सब पार्ट्स थे, और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई हम लोगों की, है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। अभी एक 10th नंबर क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आज, तो आप कंटिन्यू रहें, चीजों को सीख लीजिए। अभी 3 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, तो आसानी से हम हो जाएगी। Start practicing with me, then you will not bore that it is a lengthy lecture at all. It is a interesting lecture. ठीक है, you can just learn the things. When you starting the learn thing, you will get the interest and interest and interest, and all about is interest in mathematics. Okay, so this is if the 10 number equation क्या कह रहा है, if x is the set a b c d, a b o a b c and d, okay, a b c d, and जो y है this is your y जो सेट है that is equals to f b d and g, this is your y. Then we have to find some differences की ही बात की गई है। तो पहला है तुम्हारे पास this is your x minus y, तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट राइट ए बी सी डी। अब इतना करके आए हैं तो हम आसानी से चीजों को कर सकते हैं, एफ बी डी और जी, ये है तुम्हारे पास। ओके, तो व्हाट यू कैन जस्ट से दिस इज ए, देखिए ए एक्स में है बट इट इज नॉट इन वाई, तो ए आ जाएगा। बी है बट ये हमारे पास वाई में भी है, तो ये नहीं आएगा। सी है, ये सी तुम्हारे पास वाई में नहीं है। और डी है, डी इसमें मत मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ए कमा सी जो आंसर। ओके, दूसरा जो हमने पूछा है क्वेश्चन इन्होंने, दिस इज वाई माइनस एक्स, तो अब वाई आपके पास पहले रहेगा, एफ बी डी एन जी माइनस का ए बी सी डी, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली एफ जो है आएगा क्योंकि वाई में है और वो एक्स में नहीं है, तो एफ आ जाएगा। बी हमारे पास एक्स में भी मौजूद है, डी एक्स में भी मौजूद है, तो जी केवल बचा, तो एफ का मत जी जो आंसर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग वाई माइनस एक्स। ओके, सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, बट इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। और वी हैव टू कैलकुलेट एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए बी सी डी इज इंटरसेक्शन विद योर एफ बी डी एन जी। तो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होते हैं दैट इज इन इंटरसेक्शन, तो हम देख रहे हैं बी और डी दो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर, तो ये बी एंड डी आपके पास आंसर है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो जो कॉमन एलिमेंट है वही हट जा रहे हैं, है ना, दैट इज मतलब निग्लेक्टेड फ्रॉम द सेट एक्स, एक्स से वो कॉमन एलिमेंट निग्लेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो हमारे पास
डिफरेंस सेट होता है ना। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, बी एंड डी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व किया और कैसे आंसर्स आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ दिस आर, दिस इज आर इज द set of real numbers, set of real numbers and q is the set of rational number, is the set of rational numbers then what is r minus q। ठीक है, तो r माइनस क्यू दिस इज अ डिफरेंस सेट। अगर हम आंसर की बात करें तो एक चीज पता है, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है उसके अंदर अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो वो या तो वो तुम्हारे पास रेशनल नंबर होगी, या अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल होगी। तो अगर कोई रियल नंबर है उसमें से हम सारी की सारी रेशनल नंबर हटा देते हैं तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स का सेट बचेगा। तो जो आर हम कर क्या रहे हैं, आर में से वो सारे हमें एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं जो रेशनल है, बिकॉज आर माइनस क्यू मतलब अगर कोई रेशनल नंबर उठाए तो वो प्रेजेंट होगी क्यू के अंदर, है ना। तो उसे हमें सेट के अंदर नहीं लिखना है, तो वो डिफरेंस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो इट मीन्स कोई अगर रेशनल नंबर है आर के अंदर तो वो हमारे पास आर माइनस क्यू में नहीं आएगी। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो उसको हमने हटा दिया, सारे के सारे रेशनल नंबर हटा दिए हमने आर से। तो अब जो बचे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास नंबर्स हैं, वो केवल और केवल इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से आंसर जो हम कहेंगे दिस हियर, you can just write since there are only two type of numbers of real numbers. One is rational and secondly irrational, है ना। दो ही तरह के नंबर्स होती हैं, तो रेशनल होते हैं और दूसरा इरेशनल होता है। ठीक है, तो इट मीन दैट, तो क्लियरली जो हमारे पास नंबर्स बचेंगे, दिस implies if you are just writing r minus q, so what you will say, x such that x is in r but x is not belongs to q, वो q पे बिलोंग ना करता। ओके ओके और नॉट, ठीक है। अगर q से बिलोंग नहीं करता है तो वो रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है कोई नंबर, तो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो दिस implies you can just say this implies this is r minus q is the set of irrational numbers। okay, I hope समझ आया होगा। this is your answer। तो ये जो r minus q will be the set of rational number। ठीक है, तो since there are only two type of numbers, one is rational, second is irrational, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर रियल नंबर की हम बात करें। ओके, तो दिस इज योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। हमको समझ आ गया होगा कि हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स से मिलकर ही हमारे पास रियल नंबर का सेट बनता है। तो अगर हम उसमें से सारे के सारे रेशनल नंबर हटा दिए तो अब उसमें जो बचे एलिमेंट्स हैं वो सारे इरेशनल ही बचे, है ना। तो वही जो r माइनस क्यू है वो है क्या, उसमें से हम सारे के सारे रेशनल नंबर को हटा दे रहे हैं, है ना। तो हमारे पास जो नंबर्स बने वो एक इरेशनल बने। तो ये जो सेट बनेगा दैट इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है स्टेट whether each of the following
whether each of the following statement is true or false। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना होगा रीजन कि क्यों है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, दैट इज योर। तो पहला इन्होंने बोला है दिस इज 2 2 3 4 5 and 3 and 6 are disjoint sets, तो हालांकि आप देख रहे हो कि 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन जब 3 6 के साथ लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, है ना। और अगर 3 आ जाएगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। इन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि दीज आर डिसजॉइंट सेट, तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। ठीक, क्यों फॉल्स है? सिंस intersection of the 2 3 4 5 is, you take intersection with it 3 6 and that will be is just 3, you know that it will be 3 which is not equals to empty set, empty set नहीं आता है, तो यही आपका रीजन हो गया, दिस इज योर रीजन। ठीक है, तो दिस implies given sets are not disjoint, वो disjoint नहीं है ना। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का देखते हैं, इसमें क्या बोला इन्होंने, ए ई आई ओ यू एंड सेकंड जो सेट है दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, तो ए ई आई ओ यू एंड ई बी सी डी आर द डिसजॉइंट सेट। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है कॉमन मिल जा रहा है हम लोगों में। ठीक है, तो अगर हम, तो ये भी हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और क्यों है? सिंस यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द इंटरसेक्शन। अगर आपको डिसजॉइंट की बात करें तो कैलकुलेट द इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के बाद आप देखो कि वो इम्पटी है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए जो है वो मिल जा रहा है दोनों के अंदर, ए इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। ए जो है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। ओके, तो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज गिवन सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। तो इन्होंने बोला था कि ये डिसजॉइंट है, तो इसलिए इनकी बात गलत हो गई, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज क्या है तुम्हारे पास? थर्ड वन क्या है? दिस इज योर 2 6 10 एंड 14, ये है तुम्हारे पास। एंड जो तुम्हारे पास दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 3 7 11 एंड 15, दिस इज आर और डिसजॉइंट सेट्स, और disjoint sets, these are disjoint sets। okay, तो if just these are disjoint sets, तो अगर हम इनकी बात करें तो हम देख सकते हैं 2 है, इसमें नहीं है, 6 है, 10 है, 14 है, और यहाँ पर 3 7 11 15 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज अ डिसजॉइंट सेट, और इट इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इफ आई जस्ट से 2 6 10 14, इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, 3 7 11 एंड 15 के साथ, यू गेट एन इम्पटी सेट। आपको क्या मिलेगा? एक इम्पटी सेट मिलेगा, है ना। और अगर इम्पटी सेट हमारे पास है तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया, तो दिस implies given sets आर डिसजॉइंट। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, दे आर डिसजॉइंट। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया तुम्हारे पास ट्रू, है ना, ट्रू हो गया। अब हमारे पास आते हैं फोर्थ नंबर में, इन्होंने क्या पूछा है, जस्ट दे आर राइटिंग हियर 2 6 and 10
लिखना ना पड़े इन लोगों को क्वेश्चन, बस ऐसे रख दिया 3 7 11 ऊपर वाले का ही एक रिड्यूस करके आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 2 6 10 यहाँ पर 3 7 11 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो कैसे तुम कहोगे, यू कैन जस्ट राइट हियर 2 6 एंड 10, इंटरसेक्शन यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन 3 7 11, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू empty set obviously, so this implies you can just say this given sets are disjoint। ओके, तो आई होप समझ आई होंगी। तो दिस इज योर आंसर, दीज आर क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसका प्रॉपर आंसर हो गया, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, बट यू हैव टू नो द प्रॉपर रीजन व्हाई दे आर ट्रू और फॉल्स एंड एट ऑल। तो है बहुत अच्छा है, और इस तरीके से हम चीजों को सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो आप इनको अगर आप बारीकी से आप पीसफुली आप लेक्चर बाय लेक्चर्स आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट मैथमेटिक्स, यू विल लर्न द मैथमेटिक्स इन प्रॉपर वे। और आप देख रहे हो कि मैं कोई चीज मिस नहीं कर रहा है ना, कोई भी चीज हम जस्ट स्टॉप द शेयरिंग स्क्रीन, टॉक टू यू। ओके, तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी चीज हम मिस नहीं कर रहे हैं, हम एक एक चीज बारीकी से डिस्कस करें। तो इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन लर्न फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जस्ट गो थ्रू एंड लर्न वन बाय वन लेक्चर्स, ठीक है, नॉट 1 2 and 3 lectures in a day, just learn 1 or 2 lectures and then go and practice the things, you will definitely get, then you have something in mathematics, आपके पास कुछ है, आप मैथमेटिक्स में कर पा रहे हो, और डेफिनेटली आप कर पाओगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। मैं इतना काम कर चुका हूँ मैथमेटिक्स में, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट जरूर रहेगा, हम जरूर सर्व करेंगे आपको अच्छी मैथमेटिक्स। तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम बस आपको यही बोलेंगे कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए एंड फॉलो वन थिंग। आप एक चीज, एक अच्छे टीचर को आप पकड़िए, कोई भी हो, और बीइंग अ मैथमेटिक्स लर्नर, हम हमारी जो अनुभव है वो हम आपको साझा कर रहे हैं कि बीइंग अ मैथमेटिक्स लर्नर, जस्ट फॉलो वन टेक्स्ट बुक एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में हम एक ही टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, उसको कई बार हम प्रैक्टिस करें, यू विल गेट द नॉलेज इन द डीप ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। अदरवाइज बस यही होता है, कुछ यहाँ से किया, कुछ वहां से कंटेंट किया, और ऐसे में हमारा जो जो मैथमेटिक्स फाउंडेशन होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जस्ट जो भी लर्नर हैं, जो भी एनसीईआरटी लर्नर हैं, या फिर वो इवन दो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर एंड दैट्स ऑल द सेम। कभी किसी बोर्ड में कोई चैप्टर अलग से जोड़ दिया जाता है, कोई टॉपिक अलग से जोड़ दिया जाता है, तो वो एक अलग बात है, बट जो कंसाइज होता है, वो कॉमन चीज होता है, वो सब कहीं होता है, ठीक है। आपको ट्रिगोनोमेट्री हर जगह पढ़ने को मिल जाएगी, आपको सेट थ्योरी हर जगह पढ़ने को मिल जाएगी, आपको सारे बहुत सारे इक्वेशन है, डिफरेंशियबिलिटी, integration, there are a lot of things you will learn in the intermediate syllabus, और ये कोर सिलेबस होता है, ठीक है। कोर सिलेबस मीन्स ये ऐसा लर्निंग होता है कि यहाँ पर आप अपने लाइफ की जो मैथमेटिक्स की बैकबोन होती है उसे सीख रहे होते हैं, और इसमें अगर हम कमजोर रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे हमें हमें जो है चीजें फेस करनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंडिंग में फेस करना पड़ता है। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, कोशिश करेंगे आफ्टर सम टाइम व्हेन वी गेदर द थिंग्स, आई विल टेक अ लाइव क्लासेस आल्सो, और इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द लाइव क्लासेस देन टेल इन द कमेंट बॉक्स। और साथ में लेक्चर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, आपको कैसे चीजें लग रही है, उनको भी आप कमेंट में लिखें। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या हम कुछ और इंटरेक्टिव वे में कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव कम है, बट आई हैव मैथमेटिक्स, आई एम जस्ट आई कैन सर्व यू, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चंस। आप कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो भी हमारे बच्चे, जो भी लोग हमारे लेक्चर्स को विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्टेड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं पहुंच सकूं वहां तक,
जो लोग नीडेड हैं मैथमेटिक्स के। और थैंक यू सो मच for the learning mathematics here from the Anup classes. And I'm Anup sir. I'm the mathematics learner and also teacher हैं और doing mathematics all the time. So I'm just say just keep practice in your in own. आप अपने खुद पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए. You definitely get the thing better and better and interesting लगने लगेगा. When I will start teaching the mathematics, I will get feel inside and feel the happy inside also. तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम लर्निंग करें किसी भी सब्जेक्ट की, इवन दो मैथमेटिक्स ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, और अगर वो हमें हैप्पी नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग्स में कमी है. हम उसको बहुत ही फोकस्ड या बहुत ही हम जो है कॉन्सेंट्रेट या बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में नहीं सीख रहे हैं, और वो चीजें हमारी कमजोर बनाती हैं हमको. ठीक है, फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, फिर हम सक्सेस ओरिएंटेड हो जाते हैं. ठीक है, बट और जर्नी ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज या मैथमेटिक्स या फिर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, वो हमारी वही जर्नी ही सक्सेस होता है. तो अगर आप यू आर फीलिंग बेटर, यू आर इंटरेस्टिंग इन द सब्जेक्ट, देन यू विल बी गेट बेटर एंड बेटर, और आप दूसरों से डेफिनेटली यू विल बी बेटर देन द अदर्स आल्सो. ओके, इन द कॉम्पिटिटिव आजकल तो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहतर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो आई होप हमारी बातें जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहतर हैं. अगर इनको आप आत्मसात करते हैं, इनको आप अपनाते हैं तो बेहतर रहेगा. चलिए, तो आज के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ इस लेक्चर को. और हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास की 1.4, वो हमने फिनिश कर लिए. अब नेक्स्ट जो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे, और वी विल कंटिन्यू लाइक this type of lectures, and I will take time, but I will finish all the content of your NCERT mathematics 11th class, and after that